by using statement of profit and loss approach. ये हेडिंग लिख के अपने पास रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ढूंढे गैलेक्सी। इसका जब आप आंसर में ऐसा सॉल्व कर रहे थे तो वर्किंग नंबर 2 में आया था। वर्किंग नंबर 2 में आपने मेरे साथ वर्किंग करने से पहले एक हेडिंग लिखी थी। क्या लिखी थी? डेफर्ड टैक्स एज ऑन के बाद एक हेडिंग लिखी थी आपने, अप्रोचेज ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स। यही लिखा था सर? कितनी अप्रोचेज है डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की? लेफ्ट साइड पे क्या लिखा था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच, और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पूरी नीचे पड़े। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच से वर्किंग करनी हो तो क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को आपस में कंपेयर करके कौन से डिफरेंसेस आने देते हैं और उनको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ज्यादा हो तो रेट लगा के डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है सर, और अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ज्यादा हो तो रेट मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। राइट साइड पे जाएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोच से अगर वर्किंग करनी हो तो प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं आपस में, कौन कौन से। इन प्रॉफिट्स में भी डिफरेंस आए तो रेट से मल्टीप्लाई करके डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच हो तो पहले सीडी आता है और फिर लेजर बना के फॉर द ईयर आता है। लेकिन अगर राइट साइड पे वर्किंग करें तो पहले फॉर द ईयर ही आता है। हाँ, लेजर्स बुला के क्लोजिंग भी आ सकता है। देन नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ था आपने, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा कैसे वर्किंग करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच से ही करेंगे। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच तभी यूज करेंगे अगर एग्जामिनर रिक्वायर करे या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस की इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो। यहाँ तक मैंने सही बोला? अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 में आए। जरा क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्बिट हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर चुके हैं किस अप्रोच से, और डेफिनेटली क्वेश्चन साइलेंट था, वो बात खत्म हो गई है। मैंने हेडिंग क्या लिखी अब ये देखें। अगर इसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से वर्किंग करनी होती तो वो कैसे होती, वो मैं इस वक्त डिस्कस करने लगा हूँ। डेफिनेटली ये काम अब क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स से क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच से वर्किंग हो गई है तो बात खत्म हो गई है। आपने हर क्वेश्चन को दोनों अप्रोचेस से नहीं करना है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से जरा डाटा अच्छा है, हम जरा अपना कॉन्सेप्ट जरा फाइनली क्लियर कर रहे हैं। ये सबको पता है मैं क्या करने लगा हूँ। करंट टैक्स कैलकुलेट करने की कितनी अप्रोचेस हैं? करंट टैक्स कैलकुलेट करने की कोई अप्रोचेस नहीं है, एक ही है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होना है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे आना है। ये किसको कैलकुलेट करने की दूसरी अप्रोच है? डेफर्ड टैक्स पे बहस हो रही है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से वर्किंग करनी है तो प्रॉफिट्स को कंपेयर करना होता है, लेकिन दो सेंटेंसेस जरा लिख लें, उनको बेस बना के फिर वर्किंग करते हैं। पहले जरा कंप्रीहेंसिवली दो सेंटेंसेस लिख लें। इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है। लेकिन कौन से अकाउंटिंग प्रॉफिट्स? ब्रैकेट में लिखें आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। If accounting profits after adjustment of permanent differences, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और
more than taxable profits. कंपैरिजन होना है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का और टैक्सेबल प्रॉफिट्स का, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में परमानेंट डिफरेंसेस हो तो प्री वर्किंग करने से पहले आपको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में से परमानेंट डिफरेंसेस का इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि डेफर्ड टैक्स जो है वो परमानेंट डिफरेंसेस पे नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस पे। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में से परमानेंट डिफरेंसेस एडजस्ट कर दिए जाएं और एडजस्ट करने के बावजूद अकाउंटिंग प्रॉफिट्स टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो, तो फिर आपके पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट फिगर कैलकुलेट हो जाया करेगी। इससे पहले कि मैं ये बात कंप्लीट करूं, आप अपने पास जो कर चुके हैं वो जरा रिवाइज कर लें। सिनेरियो 1 ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सिनेरियो 1, जहां से हमने शायद एक डेफर्ड टैक्स की वर्किंग शुरू की थी। सब लोग फुली इन्वॉल्व रहेगा, बहुत कुछ आगे पीछे इधर उधर आना जाना हमने है, ताकि पिछला रिवाइज भी हो जाए और अगली बात बीच में आ जाए। इसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सिनेरियो 1 4 सालों की वर्किंग थी, उसमें जरा करंट टैक्स की वर्किंग 4 सालों के सामने रखा है। एक करंट टैक्स की वर्किंग है, उसी के नीचे एक इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बने हुए, प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स बने हुए, सबने खोल लिए हैं, सबने खोल लिए हैं। इस सवाल में कोई परमानेंट डिफरेंसेस नहीं थे, तो लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट था पहले साल, ऐसे ही था सर। जानने स्टूडेंट साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक मेरी आ रही है? ये बेटा आवाज ठीक है मेरा ख्याल है, अगर कोई इशू आ रहा है जरा दोबारा रीज्वाइन करके देख लें। जी सर, मैं बात कर रहा था फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग प्रॉफिट था 1 लाख, टैक्सेबल प्रॉफिट आप बताएं। परमानेंट डिफरेंस कोई नहीं था, इसलिए एडजस्टमेंट वाली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मोर देन सिचुएशन थी? सर जी मोर देन सिचुएशन थी, तो जब डिफरेंस आया था और उसे रेट लगाया था, तो क्या 4500 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ था? नीचे देखें, दोबारा करनी, दोबारा वर्किंग करना है, कैलकुलेटर पकड़े, दोबारा वर्किंग करना है। कितना डिफरेंस है प्रॉफिट्स में? प्रॉफिट्स में कितना डिफरेंस है? 15,000, रेट है 30%, 4500 क्या कैलकुलेट हुआ था? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट क्यों बोली जा रहा हूँ? हमने नीचे देखे जाके माइनस किया हुआ है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स मिलके पे टोटल एक्सपेंस बना हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैं पूरी एंट्री बोलूं तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट है और लायबिलिटी क्रेडिट है, लेकिन मेरा फोकस रहा एक्सपेंस की तरफ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात हो रही है। दूसरा साल देखें, सेकंड ईयर, दूसरे साल में भी अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है टैक्सेबल प्रॉफिट से, तो जब आपने रेट मल्टीप्लाई किया तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही का डेबिट इफेक्ट मींस 1500 कैलकुलेट हुआ। ये एज ऑन कैलकुलेट हो रहे थे या फॉर द ईयर कैलकुलेट हो रहे थे? लेकिन थर्ड ईयर जरा देखें, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में अकाउंटिंग प्रॉफिट लेस देन वाली सिचुएशन है, तो जब लेस देन वाली सिचुएशन हो जाएगी तो फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगी, फिर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट पहले कैलकुलेट होगी। तो दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी अगर हम प्रॉफिट लॉस अप्रोच से करेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा होंगे तो मुझे जरा सेंटेंस एक मिनट पूरा करवाएं। देन इट या इस तरह से कर लें, इट विल रिजल्ट इनटू, बताएं, it will result into debit amount of deferred tax expense लिख दो। समझ आ रहेगा क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या कहना चाह रहा हूँ? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट आएगा, ठीक है? और वाइस वर्सा जरा सेंटेंस बोल देंगे एक मिनट पहले, फिर बाद में लिख लीजिएगा। इस तरह के लिखने से पहले जरा गैलेक्सी ढूंढा, जरा गैलेक्सी का आंसर ढूंढो। गैलेक्सी के क्वेश्चन में करंट टैक्स की वर्किंग ढूंढा, क्वेश्चन नंबर 1 की करंट टैक्स की वर्किंग। अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं 2009 का,
45, नीचे आ जाए टैक्सेबल प्रॉफिट, कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, 45 बता रहे, 45 माइनस 19.7। इस क्वेश्चन में भी परमानेंट डिफरेंस कोई नहीं था, अभी आ रहा है हमारे वाले सवाल में, फिर बताता हूँ क्या करना। अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि कुछ करें बताएं, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है या अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम है? तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, यही सिचुएशन बनेगी, तो इंटू 35% रेट करें। ये 8.855 आपको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट अपने इनकम स्टेटमेंट एक्सेप्ट से मिल जाएगी। क्लोजिंग मिलेगा या फॉर द ईयर मिलेगा? तो 45 माइनस 19.7, डिफरेंस लिया, रेट से मल्टीप्लाई किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा अगर है तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट मिल जाएगी। सेम वर्किंग रिपीट करें, 2010 में आए, करंट टैक्स की वर्किंग में जाए, अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं, 60 लिखें, नीचे टैक्सेबल प्रॉफिट जोड़े, डिफरेंस तो लें लेकिन कौन सा डिफरेंस ले रहे हैं अब? लेस देन सिचुएशन है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर लेस देन है, कितने रुपये से लेस देन है? 13.7 को 35% से मल्टीप्लाई करें, ये फॉर द ईयर आना है, लेकिन ये फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट आना है या डेबिट आना है? ये क्लोजिंग नहीं अब आना। तो अपनी प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट की फिगर देखें, ये फिगर मिलती है कैलकुलेटर पे आइए, आई कैसे है दोबारा रिपीट कर दें, 60 माइनस 73.7 मल्टीप्लाई बाय 35%, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट फिगर मिलेगी। अगर परमानेंट डिफरेंस ना हो तो फिर तो सिंपली कंपेयर कर लें अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स को, लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंस हो तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो कैसे करनी पड़ती है वो मैं हॉबिट में भी बताता हूँ, आप फिलहाल ये 2 सेंटेंसेस पूरे करना है। पहला एज इट इज देख के लिख लें, दूसरा खुद से बनाएं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने की वर्किंग, पहली साथ साथ रहा करें आप लोग। ये वो भी ना पानी पानी ये जरा स्टार्टिंग पे लगा, इधर रख देना, मतलब लगा दूसरा सेंटेंस काइंडली खुद बनाइएगा, वाइस वर्सा। ब्रैकेट डेफिनेटली भी मैंने एक्सप्लेन करनी है, लेकिन ब्रैकेट के अलावा समझ आ गया, मोर देन लेस देन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए प्लीज। जी अब आइए जरा, ये जो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनको जरा ये हॉबिट वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करें। अगर मैंने इस क्वेश्चन के डाटा से डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकालना है तो मैं क्या करूं? हेडिंग लिखें, हाँ जी एक हेडिंग लिखना जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। वैसे तो ऊपर लिख ली हुई मैंने, रहने दे हेडिंग, हेडिंग होगी। अच्छा आपको पता है, अब लिखना छोड़ो, आपको पता है अब मैं क्या ढूंढूंगा?
कहाँ जाऊंगा? करंट टैक्स की वर्किंग में जाऊंगा। जाए करंट टैक्स की वर्किंग में जाए। सबसे पहले आप मुझे क्या लिखवाएंगे? नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो हम वर्किंग लिख लेंगे ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे बताएं कितना लिखवाएंगे? अपने सामने प्लीज करंट टैक्स की वर्किंग, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,08,000 मैंने करंट टैक्स की वर्किंग से लिया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करके बताएं, इसमें परमानेंट डिफरेंस थे, कौन कौन से थे और कितने थे? परमानेंट डिफरेंसेस की एग्जांपल्स कौन सी हैं वैसे? एग्जम्प्ट इनकम्स, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। एग्जम्प्ट इनकम इस सवाल में डिविडेंड इनकम थी और फाइन्स इस सवाल में इनएडमिसिबल थे। तो ये अब क्योंकि परमानेंट डिफरेंसेस हैं तो कंपैरिजन से पहले हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो मुझे फिगर्स लिखवाना ढूंढ के। डिविडेंड इनकम की फिगर है, बल्कि सॉरी इसमें हेडिंग बना लेंगे इसके नीचे, एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। बात पूरी सुना करें, एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से आगे? एक डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम की फिगर लिखवा दें 30,000। दूसरा कौन सा है? फाइन्स 9,000। अब बोर्ड पे देखें, एडजस्टमेंट का मीनिंग समझे जरा। 5,08,000 अकाउंटेंट बनकर गौर से देखें, क्या इस 5,08,000 में डिविडेंड इनकम 30,000 की आ रही होगी? हमारी इनकम तो है ना यार, पॉजिटिव आ रही होगी या नेगेटिव आ रही होगी? क्या इस इनकम ने प्रॉफिट बढ़ाया होगा या कम किया होगा? बढ़ाया होगा। और फाइन्स ने क्या किया होगा? तो एडजस्टमेंट का बेटा यहाँ मतलब ये है कि हमने इन परमानेंट डिफरेंसेस का इफेक्ट खत्म करना है। इन परमानेंट डिफरेंसेस का प्रॉफिट के अंदर जो इफेक्ट आ रहा है वो खत्म करना है। तो खत्म अगर करना है तो प्रॉफिट में डिविडेंड इनकम पहले ऐड हुई होगी, तो मैं ऐड कर दूंगा। क्यों लेस कर दूंगा? नहीं, बस एक लेस कर क्यों रहा हूं? उसका इफेक्ट कैंसिल कर क्यों रहा हूं? क्योंकि उसमें परमानेंट डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स नहीं। और फाइन्स को ऐड क्यों करूं? पहले लेस हुआ है। तो एडजस्टमेंट का मतलब परमानेंट डिफरेंसेस का इफेक्ट खत्म करना है। इनकम का इफेक्ट कैसे खत्म किया करेंगे? माइनस करके। माइनस क्यों करके? पहले ऐड हुई होगी इनकम और एक्सपेंसेस पहले लेस हुए होंगे, उन्हें ऐड बैक करके उनका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैलकुलेटर पकड़े, ये प्लस माइनस समझ आ गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सॉल्व कीजिएगा। अब 487,000 का नाम बताएं। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंस। या इन अदर वर्ड्स क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे इस प्रॉफिट में अब परमानेंट डिफरेंसेस नहीं आ रहे? तो डेफर्ड टैक्स किन डिफरेंसेस पे नहीं है? तो अगर आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में परमानेंट डिफरेंस आ रहे हुआ करेंगे तो पहले आप उन्हें कैसे कैंसिल कर दिया करेंगे? इनकम्स को लेस करके और फाइन्स को ऐड बैक करके। इनकम्स को लेस करके और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड बैक करके। जी अब मैं जरा बात पूरी कर लूं जरा। करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखें दोबारा। टैक्सेबल प्रॉफिट ढूंढ के बताएं। 491,000। सब कुछ ओके सर? अब जितना मैंने यहाँ लिखा है अपना रजिस्टर पढ़ें। रजिस्टर में पॉइंट 1 अप्लाई हो रहा है या 2? इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस आर मोर देन, सिचुएशन बन गई है या लेस देन? किसको किससे कंपेयर करें आप? 487 और 491 में अब कंपेयर हो, तो ये सेकंड पॉइंट बनता है। क्या अभी भी इनमें डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? क्या ये डिफरेंस अब टेम्परेरी है? ये कैसे पता चला मुझे? परमानेंट एडजस्ट हो गए हैं, अब जो डिफरेंसेस हैं ये टेम्परेरी ही होंगे। तो सिंपली अब क्या करें, इन डिफरेंसेस को, रेट था क्वेश्चन में 30%, कैलकुलेटर पकड़े 4,000 का 30% करें, 1200 का पूरा मतलब बताएं क्या है ये? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डेबिट अमाउंट आई है, क्रेडिट, इसकी एंट्री करवाएं।
डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट पे रुक जाए, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, ये तो हमें पता चल गया। ठहरे ठहरे ठहरे, क्या ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट आई है डेबिट अमाउंट? हमें क्या पता कि क्रेडिट आई है डेबिट? हमें कैसे पता? 0.2 का मतलब लेस देन वाली सिचुएशन है, तो ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की क्रेडिट अमाउंट आई है। अब मेरी अगली बात पूरी ध्यान से सुनिए, पेज नंबर 76 सामने रखें। एक्सपेंस क्रेडिट तो हमें मिल गया है, पेज नंबर 76 देखें। हमें क्या पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि ऑपोजिट साइड पे लायबिलिटी डेबिट होनी है या एसेट डेबिट होना है? क्योंकि एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहा है डेफर्ड टैक्स का, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी डेबिट हो सकती है और एसेट भी डेबिट हो सकता है। ये बात किसी को पता है? हो सकता है एक्सपेंस इसलिए क्रेडिट हुआ हो कि लायबिलिटी खत्म हो रही है, और हो सकता है इसलिए एक्सपेंस कम हुआ हो कि एसेट बढ़ा हो। बढ़ा हो या कम हुआ हो, चार पॉसिबिलिटीज डिस्कस हुई थी। या लायबिलिटी बढ़ी होगी, रिपीट करें आगे, आगे चले आगे, या लायबिलिटी कम हो रही होगी, या एसेट बढ़ रहा होगा, या एसेट कम हो रहा होगा। एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट या क्या हो रहा होगा, या लायबिलिटी और या एसेट। तो उसका तरीका सुने, हम क्वेश्चन देखा करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी लायबिलिटी बनी हुई है तो लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट करके बात खत्म कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में पहले एसेट बना होगा तो एसेट डेबिट क्रेडिट करके बात खत्म कर देंगे। डेबिट क्रेडिट मैंने इसलिए बोला है, अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंस आ जाता तो फिर लायबिलिटी क्रेडिट या एसेट क्रेडिट होना था। क्योंकि इस वक्त एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है तो या एसेट डेबिट हो रहा होगा या लायबिलिटी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ देखें, हमारे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पहले लायबिलिटी बनी हुई थी, तो देयरफॉर मैं अपनी एंट्री कैसे बैलेंस करने लगा हूं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। क्या हमेशा लायबिलिटी डेबिट? अगर हमें पता चल जाता है कि पहले एसेट बना हुआ है तो फिर एसेट बढ़ गया होता, लेकिन अगर पहले लायबिलिटी बनी हुई है तो वो कम हुई होगी तो एक्सपेंस क्रेडिट हुआ। बात समझ आ गई मेरी? तो अगर आपको एक्सपेंस क्रेडिट मिल जाए तो डबल एंट्री हम पूरी कर लिया करेंगे। लायबिलिटी एसेट का डिसीजन इंशाल्लाह क्वेश्चन देख के किया करेंगे। ठीक हो गया? अब नोट करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? आज मैंने कुछ चीजें रिवाइज करने को आपको कहनी है जी बेटा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं भी हुआ करेगा तो हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे, उसी तरह जिस क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, हमने पहुंच जाना। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो हम क्वेश्चन के डाटा से पहुंच जाया करेंगे, और अगर वो भी ना कर सके तो इंशाल्लाह एक और तरीका वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन देखें, लायबिलिटी और एसेट का डिसीजन लेना है, क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन में लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 76 में शाहजेब साहब क्वेश्चन के एंड में उसने बताया हुआ है कि पीरियड के स्टार्ट पे 12,000 लायबिलिटी थी, तो क्योंकि पहले लायबिलिटी बनी हुई है इसलिए फिर एक्सपेंस क्रेडिट करके लायबिलिटी डेबिट हो रही है। अगर एसेट बना होता क्वेश्चन के मुताबिक तो हम एसेट कर लेते, और अगर ये दोनों ना लिखे होता हम वर्किंग भी कर सकते हैं, और फिर इसका एक और वे भी है वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, क्वेश्चन के डाटा से। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको काइंडली रिवाइज करने को कहूंगा, वो मस्ट है क्योंकि अभी तो शायद डेफर्ड टैक्स की गेम शुरू हुई है। तो पिछला अगर जेन में सही नहीं होगा तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे आप।
बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कहाँ मोर है? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आपने एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस के बाद लेने हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। तो 487,000 और 4,91,000 बेटा देखना, अगर परमानेंट डिफरेंसेस मौजूद हैं तो आपने कंपैरिजन करते हुए पहले परमानेंट डिफरेंस एडजस्ट करने हैं। तो 487,000 और 491,000 में जो 4,000 का डिफरेंस है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम होने की वजह से। ये फर्स्ट सिनेरियो है जी, ये सेकंड सिनेरियो। फर्स्ट सिचुएशन थी जो अभी लिखे हैं 2 पॉइंट्स, या सेकंड है? लेस देन है मोर देन है? अब मोर देन है 5,08,000 ऊपर। कंपेयर किसको करना है? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। जी सर। आवाज ठीक होगी प्लीज? ये आवाज ठीक है? जी सर सॉरी, बात मैं क्या कर रहा था? जी डेफर्ड टैक्स की जो फिगर है 1200 हमने निकाली है, ये मैच हुई है। वहां तो 10,800 आंसर आ रहा है, वहां पहले क्या आया है फिर क्या आया? अच्छा, क्या अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच से वर्किंग ना की गई होती और ये वाली वर्किंग की गई होती डेफर्ड टैक्स के लिए, तो क्या इवन देन हम क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल सकते हैं? कैसे? ब्रॉड डाउन क्वेश्चन से उठाया, ब्रॉड डाउन क्वेश्चन से उठाया, 1200 की एंट्री बोले, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो पहले 1200 की एंट्री लिख के फिर सीटी निकालो। डन है प्लीज, बनाए लीजिए। नहीं इसके साथ बनाना। उस केस में कैसे बना, इस केस में कैसे बना? बना हुआ तो ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन वहां पहले क्या और फिर क्या लिख के क्या आया? पहले ओपनिंग लिखा, फिर क्लोजिंग लिखा, फिर फॉर द ईयर लिखा। यहाँ पहले क्या लिखा? ओपनिंग, फिर फॉर द ईयर लिखा और फिर क्लोजिंग आया। अब फॉर द ईयर डेबिट साइड पे क्यों लिखा? ये तो एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, ये लाइबिलिटी का लेजर है, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट ही हो रहा है। जी सर, डन है सर। एक और हेडिंग लिख रहा है, another way to calculate deferred tax in statement of profit and loss approach if accounting profits are not available. फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच ही है, लेकिन ये किस केस में काम किया जा सकता है?
हेडिंग लिखिए, जो लोग हेडिंग लिख रहे हैं इस हेडिंग को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। करंट टैक्स की बात कर रहा हूँ या डेफर्ड टैक्स? डेफर्ड टैक्स किस अप्रोच से? लेकिन क्या नहीं है, अगर तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो फिर तो वही करें जो कर लिया है, लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ही नहीं है तो अपने सामने करंट टैक्स की वर्किंग रखें। करंट टैक्स की वर्किंग रखें, करंट टैक्स की वर्किंग को जरा अकाउंटेंट बन के गौर से देखें। लेट्स अज्यूम अकाउंटिंग प्रॉफिट ही ना हो, बोर्ड पे देखें, ना डेटा हो ना गिवन हो, सोच के बताएं करंट टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा तो नहीं होगा। कौन सा प्रॉफिट अगर नहीं है तो क्या नहीं होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे आएगा? ये तो डिफरेंसेस है बीच में सर, ये डिफरेंसेस है बीच में, या अकाउंटिंग प्रॉफिट के बगैर ही टैक्सेबल प्रॉफिट? हाँ ये हो सकता है अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो है लेकिन जीरो है, फिर जो भी आएगा वो टैक्सेबल प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, ना कैलकुलेट हो सकता है, तो करंट टैक्स की वर्किंग नहीं हो सकती। करंट टैक्स की वर्किंग हमेशा कहां से शुरू होनी है, और अगर वो है तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, वरना करंट टैक्स की बहस नहीं हो रही। मैं किसकी वर्किंग करने लगा हूं इवन दो क्या नहीं है, मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करने लगा हूं इवन दो अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है। डेफर्ड टैक्स जो है ना डिफरेंसेस पे है, तो प्रॉफिट अगर नहीं भी है तो डिफरेंसेस तो मौजूद है ना यार, तभी आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके सामने डेफर्ड टैक्स आने लगा है। मैंने ऊपर क्रॉस क्यों लगाया और नीचे क्यों लगाया? नहीं ऊपर क्यों लगाया? अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है, तो नीचे क्यों लगाया? तो फिर टैक्स प्रॉफिट नहीं आ सकता, और ऑब्वियसली करंट टैक्स की बहस नहीं होती। लेकिन मैं इवन दिस केस, इन दिस केस डेफर्ड टैक्स तक कैसे पहुंच सकता हूं? कैलकुलेटर पकड़ना, हिम्मत फुल कीजिएगा जरा, यहां जरा एक रिवर्स सोचना पड़ना। ये जितनी फिगर्स लिखी हुई है प्लस माइनस जेम रख के जरा ये प्लस माइनस करना। 5000, 6000, 30,000, 9,000, 35,000, 30,000, प्लस माइनस हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइनस 17,000 या पॉजिटिव 17,000? प्लीज हिम्मत जमानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि जीरो ही नहीं दबा हुआ, कैलकुलेटर ऑन नहीं है। ये अभी साहब यही बजाना आया होगा किसी का, आ गया है मेरा। ये इन्वेस्टमेंट आपका है, ये पॉजिटिव आया 17,000 या नेगेटिव आया? अच्छा, आपके पास जब वर्किंग हुई है करंट टैक्स की, उसमें डेफिनेटली आप नहीं काट सकते। आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स क्या थे? 508,000। टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या थे? अब गौर से सुनिएगा जरा, क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट में से 17,000 आपने माइनस किया था? अगर नेट करके देखें तो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से 17,000 माइनस किया था 5,08,000 में से, देयरफॉर आपका आंसर 4,91,000 आया था। ऐसे ही था सर, क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा थे? तो 17,000 एक्स्ट्रा कुछ लेस हुआ, डिफरेंसेस लेस हुए हैं, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 491 आ गया था। ऐसे ही था। अब जरा बोर्ड पे दोबारा देखें और बताएं क्या इस 17,000 में सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस का इफेक्ट है या परमानेंट का भी है? टेम्परेरी परमानेंट मिला के तो 17,000 का डिफरेंस है, लेकिन हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। इसलिए मुझे इनमें से कौन सी दो चीजें छोड़नी है? हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत जवानो, हिम्मत। ये दो मुझे इग्नोर करने हैं। अब इसको बाद में लिखना कैसे बोला था, वैसे भी लिख लेते हैं। तो इन दो को जरा इग्नोर करके अपने कैलकुलेटर पे दोबारा प्लस माइनस करें, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5,000 माइनस 6,000 प्लस 35,000 माइनस 30,000, ये पॉजिटिव फिगर आ रही है शायद
या नेगेटिव आ रही है? नहीं शायद, मतलब सही कह रहा हूँ ना, शायद मैंने इसलिए कहा कि सब कंफर्म कर दो। ये 4000 एक पॉजिटिव फिगर आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब फुल कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुना जरा, ये सबका 4000 आ गया। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये किसको निकाल दिया हमने? डिफरेंसेस में से परमानेंट निकाल दिए। क्या मैं कह सकता हूँ ये 4000 टेम्परेरी डिफरेंसेस का नेट इफेक्ट है? 4000 पॉजिटिव डिफरेंसेस का नेट इफेक्ट है। 4000 टेम्परेरी डिफरेंसेस का नेट इफेक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे भी मेरा फोकस है। अब हमारे पास अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है, कंसंट्रेशन सब सोचिएगा जरा, क्या ये 4000 जो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट होता उसमें ऐड होना था? ऐड होने के रिजल्ट में जो भी नीचे आंसर आना था, क्या वो ज्यादा आना था? क्या इन अदर वर्ड्स ऊपर जो फिगर थी 4000 से पहले, वो नीचे वाली फिगर से कम होनी थी? ऊपर कौन सी होनी थी, नीचे कौन सी होनी थी? ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स वाली होनी थी, नीचे टैक्सेबल प्रॉफिट्स वाली होनी थी। तो आपके ये 4000 में ऐड बैक होना था, ये 4000 में ऐड होना है। ऐड होना है, लेस होना है? कभी कहते हैं 17000 लेस होना है, कभी कहते हैं 4000 ऐड होना है। 17000 अगर देखेंगे तो उसमें परमानेंट डिफरेंसेस भी थे, वो यकीनन लेस होना था। लेकिन अब हमने परमानेंट डिफरेंसेस को छोड़ दिया है, सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस को जब हमने नेट लिया है तो वो 4000 पॉजिटिव फिगर है। 4000 पॉजिटिव फिगर है। इसने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में ऐड होना है। ऐड होने के रिजल्ट में जो नीचे फिगर आएगी वो ज्यादा होगी, और ऊपर जो फिगर होगी 4000 से वो कम होगी। क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम ही होंगे टैक्सेबल प्रॉफिट से? तो ये सेकंड सिनेरियो बन जाएगा इस केस में भी, या फर्स्ट सिनेरियो बन जाएगा? अब फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो दोबारा देखें, वहां तो मैंने लिखा था इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज मोर देन, तो हमारे पास अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ही नहीं है तो हमें कैसे पता चला कि मोर देन होंगे या लेस देन होंगे? हम डिफरेंसेस ले लेंगे जिसमें परमानेंट ना हो। अगर एड बैक्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पहले कम होंगे, और अगर एड बैक्स कम होंगे मींस नेगेटिव फिगर अगर आ रही होगी तो इसका मतलब फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट पहले ज्यादा होगा। ठीक है, इसको भी जरा हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं पॉइंट्स में, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी हिम्मत की है आपने, ये जो मैंने ऊपर दिखाया आपको नीचे दिखाया 4000 के ऊपर और 4000 के नीचे। आए जरा दो सेंटेंसेस लिखते हैं। नंबर 1, if in current tax working add backs, ये वर्ड समझ आ रहे हैं? एड बैक्स नहीं, एड बैक्स जो चीजें ऐड होनी है, या पॉजिटिव कहना तो पॉजिटिव कहना, लेकिन कौन से एड बैक्स? इग्नोरिंग परमानेंट डिफरेंसेस। ब्रैकेट में लिख लीजिए एड बैक्स इग्नोरिंग परमानेंट डिफरेंसेस आर मोर। अगर ये ज्यादा हुए तो इससे क्या होगा? आर मोर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जरा अकाउंटिंग प्रॉफिट को साथ रख लें। अकाउंटिंग प्रॉफिट इसका मतलब फिर कम होगा, डेफिनेटली ऐड करने से नीचे हमारा आंसर ज्यादा आएगा टैक्सेबल प्रॉफिट वाला। ऊपर क्या होगा? तो इसका अगर ऐड बैक्स ज्यादा है तो इसका मतलब होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेस, और अगर लेस है तो अल्टीमेटली डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का क्रेडिट इफेक्ट आएगा। देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विल बी लेस, resulting into
credit amount of deferred tax expenses. क्या मतलब एड बैक्स आर मोर यार, ये क्या हो रहा है मजाक? नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ लेस होती हैं। ऐड करने से क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, और लेस करने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब टैक्सेबल प्रॉफिट किससे ज्यादा हो जाएंगे ऐड करने से? अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो अगर ऐड बैक्स ज्यादा है तो इसका मतलब यकीनन टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होंगे, लेकिन हम क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट से चल रहे हैं इसलिए मैंने लिखते हुए जरा अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर दी। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होंगे तो ये सेकंड सिनेरियो बनेगा जो ऊपर बना हुआ था। तो पूरा प्रॉफिट जरूरी नहीं है डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के लिए, करंट टैक्स की वर्किंग के लिए पूरा प्रॉफिट जरूरी है। ये बात समझ आती है? डेफर्ड टैक्स में तो डिफरेंसेस चाहिए होते हैं, और कौन से चाहिए होते हैं? टेम्परेरी। तो अगर ज्यादा टेम्परेरी डिफरेंसेस ऐड बैक हो जाएंगे, हो रही होंगे, तो इसका मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होगा टैक्सेबल प्रॉफिट से, जिसका मतलब सेकंड सिनेरियो बन जाए। ये वाइस वर्सा जरा सेंटेंस बनाएंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने हिम्मत की है? बैठा हो सब? मुसब की तो नहीं कोई बात नहीं, मुसब की तो नहीं। पूरा सेंटेंस बनाए, सेम रिपीट करें, अपनी मर्जी से वर्ड कम ना कर लीजिएगा। इफ इन करंट टैक्स वर्किंग, बोलें जी। चलो मैं भी लिख रहा हूँ आपको बोलने से। एड बैक्स आर लेस देन, हाँ जी, एड बैक्स इग्नोरिंग परमानेंट डिफरेंसेस, हाँ जी, लेस। बाकी फिर सेंटेंस अकॉर्डिंगली चेंज करें। जी अब्दुल आदि, आपकी मर्जी बेटा, ये लिखना तो ये लिखना, लेकिन कंक्लूजन अगर मेरे साथ सेम है तो, अगर सोच के कंक्लूजन सेम है तो मुझे इतराज नहीं है। पहले कंक्लूजन देखने आपकी सेम बनती ही नहीं। वर्ड्स का डेफिनेट अगर आप कोई डिफरेंस रखना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। चलिए प्लान टैक्स की वर्किंग में जाए। वो जो हमने अभी कैलकुलेटर पे किया है, लिखें कैसे? अगर ये वर्किंग क्वेश्चन में कहीं करनी पड़ जाएगी कभी आपको, तो आप करेंगे क्या? जरा ढूंढ ढूंढ के बताएंगे क्या उठाएंगे? बताएं, बोले फिगर्स बोले, नाम बोले, फिगर्स बोले। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस बोले कितना? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी फिगर बताइएगा। 5000 पॉजिटिव नेगेटिव, आगे प्रीपेड रेट्स के सामने कितना लिखा? 6000 नेगेटिव, एज इट इज उठा रहे हैं बस। देन क्या लेना है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 35,000 एड बैक होनी है। टैक्स डेप्रिसिएशन 30,000 लेस होना है। कौन सी दो चीजें क्यों छोड़ी हैं? डिविडेंड और फाइन्स परमानेंट डिफरेंस होने की वजह छोड़ दिया है। लेट मी कंप्लीट, टोटल करें। 4000 क्या है? इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल पॉजिटिव लिख लें, या इस तरह से एड बैक्स और मोर। एड नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो मेरे ख्याल ऊपर से भी पता चल जाएगा। एड बैक्स आर मोर,
जी अब एडबैक्स और मोर अगर है तो फिर अब क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 8 चलें, बाकी खुद ही सोच लेते हैं। 30% 1200 फाइनल बता दें, इसके साथ क्या लिखूं, क्रेडिट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स या डेबिट अमाउंट ऑफ, क्रेडिट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स तक कैसे पहुंचे हम, एडबैक मोर रिजल्टिंग इनटू नहीं रिजल्टिंग इनटू अल्टीमेट, मतलब पूरी स्टोरी अंदर छुपी हुई है, करें कंप्लीट। लेकिन बहरहाल इस तरफ आना कब है, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट ना मिले, वरना अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हो तो इस तरह सोचना मुश्किल है जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप लोगों ने कंप्लीट करके बताना है, कोई इशू तो नहीं रहेगा। क्लास तक आना यकीनन एक चैलेंज है, लेकिन होपफुली क्लास में बैठ के कोई इतना बुरा नहीं लगता, अनलेस लेक्चर्स पेंडिंग हो, फिर ये भी मुश्किल हो जाता है। ये डेफर्ड टैक्स क्या हो रहा है, ये क्या मजाक हो जा रहा है। जी ठीक है जी, यहाँ तक कोई नहीं सर, चलते रहे इंशाल्लाह, चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आसान होती हैं। फिलहाल तो हो रहा है, ये तो समझ आ रहा है ना। देन सर जी फर्स्ट पेज पे वापस आए, जहां आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे इस क्वेश्चन के। अब ये क्वेश्चन चल रहा है सर, इसमें गेम आओ ना। फर्स्ट पेज पे है जहां आपने एक्सट्रैक्ट बनाए थे रजिस्टर में। एक और काम, जब हम पिछले सवाल करते थे तो कैलकुलेटर दोबारा पकड़े, 5,08,000 कैलकुलेटर पे लिखे, टैक्स रेट 30% है, कल शायद थोड़ी सी बात भी हुई थी। आंसर आ रहा है आपका 152,400, ये किसकी जगह होना चाहिए था, हाँ जी 146,100 की जगह 152,400 होना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से रेट लगाया जाए तो अभी तक जो हम वर्किंग कर रहे थे उसमें जो हमारी कैलकुलेटर पे फिगर आती थी वो सम ऑफ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के बराबर हमेशा आती थी इस क्वेश्चन से पहले पहले। उसकी वजह ये थी कि परमानेंट डिफरेंसेस नहीं थे, और अब परमानेंट डिफरेंसेस की वजह से ये रिलेशनशिप भी आपस में जरा डिस्टॉर्ट हो गया है। इससे पहले कि मैं इसकी आगे कोई बात करूं, आप लोग पहले जरा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लें, दोबारा जरा रिवाइज करना है। गैलेक्सी कल बल्कि देखा भी था, दोबारा रिफ्रेश करना है। गैलेक्सी में 2009 में कैलकुलेटर पे 45 लिखे, ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस जगह फिगर मैच होनी है। 45 मल्टीप्लाई बाय 35% रेट था इस सवाल में। ये जो फिगर आई है ये किससे मैच हुई है, फिगर का नाम बोले, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, अच्छी बड़ी मैच हुई है। 2010 में रिपीट करें एक्सरसाइज, 60 मल्टीप्लाई बाय 35%। तो उन सवालों में क्यों मैच है और इन सवालों में क्यों मैच नहीं हो रही है। अब जिन क्वेश्चंस में ये मैच ना हो रहा हो तो फिर शेयर होल्डर्स को नोट्स में जाके रिकंसिलिएशन बना के दिखानी होती है कि ये फिगर मैच किन परमानेंट डिफरेंसेस की वजह से नहीं हो रही। तो जिस तरह IAS 16 ले मिला है बचपन में, जरा FA1 IAS 16 उसके कोई डिस्क्लोजर्स हैं, स्केड्यूल रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स वगैरह। इसी तरह IAS 40 में डिस्क्लोजर हैं, इसी तरह बाकी स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर हैं,
मोस्ट रिसेंटली अगर चले जाएं, IFRS 16 से मिलाएं। IFRS 16 क्या चीज है? लीज, लेसी, मैच्योरिटी एनालिसिस, स्केड्यूल, डिस्क्लोजर्स हैं। उसी तरह IAS 12 में भी डिस्क्लोजर बनता है अगर परमानेंट डिफरेंसेस की वजह से ये फिगर मैच ना कर रही है। मींस फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर होल्डर को ये रूल पता चल जाए जिससे आपको पता चला है और ऐसे ही वो रेट लगाई जा रहा हो और बाद में कि मेरे कंपनी के अकाउंटेंट्स को ये भी नहीं पता, तो अब उसको ये बताना है कि आपको जो पता है वो भी थोड़ा सा पता है। पूरी बात ये है कि परमानेंट डिफरेंसेस की वजह से मैच नहीं हो रहा। तो ये जो शेयर होल्डर्स के साथ फर्दर कम्युनिकेशन है, ये अब हमने नोट्स में जाके एक डिस्क्लोजर बनाना है। तो IAS 12 में एक रिकंसिलिएशन बनती है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके, उसकी तरफ जरा आ जाए। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर ये रिक्वायर्ड हो तो कैसे पता चलेगा क्या होना है? मैं इस क्वेश्चन में इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जरा अच्छा है, इसमें काफी सारी चीजें आ गई। तो जहाँ पे आप हैं एंड में वहीं आ जाए। हम बनाने क्या लगे हैं? हॉबिट लिमिटेड लिखें, हॉबिट लिमिटेड लिखें, नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग लिखें, फॉर द ईयर एंडेड आप बता दें, ये तो बता देंगे 31 दिसंबर 2001। इसकी हेडिंग बना लें जरा डिस्क्लोजर की, रिकंसिलिएशन बिटवीन या रिकंसिलिएशन ऑफ accounting profit, yes, a reconciliation of profit before tax, reconciliation of profit before tax with the tax expense. इसके नीचे काइंडली इसका जरा कॉन्सेप्ट पहले लिखने की, ये सारी रिकंसिलिएशन किस कॉन्सेप्ट से बन रही है, क्योंकि वो मुझे आपको जरा बार बार दिखाना पड़ना है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें, मुझे पहले बना लेने दें। अगर आपने अगर साथ साथ जरा लिखते रहना, तो उससे पहले चंद मेरी गुजारिशात अगर सुन लें। मैं रिकंसिलिएशन के लिए जरा स्पेस छोड़ के एक टैक्स रूल लिखने लगा हूं, तो आप अभी ना लिखें, पहले मैं बात पूरी करूं, फिर आप उसे अरेंज करके लिख लीजिएगा जिस तरह मैं लिखा हूं। असल में एक टैक्स एक्सपेंस का एक रूल है, रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस। मैं यहां से ऑनवर्ड जब भी कभी टैक्स एक्सपेंस वर्ड यूज करूंगा तो मेरी मुराद ये हुआ करेगी सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। मींस मैं करंट टैक्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं डेफर्ड टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किस किस को इकट्ठा करके बात कर रहा हूं। दोनों का मतलब मैं बॉक्स, एक जो बॉक्स हम बना रहे होते हैं बार बार, टैक्स एक्सपेंस, जो बॉक्स का टोटल उसकी बात कर रहा हूं। तो सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, इन दोनों का इकट्ठा बोलना हो तो क्या वर्ड हो जाएगा? टैक्स एक्सपेंस। इसका रूल ये है कि इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, जो आपने पहले किया वो तसल्ली से सोच लें, सुन लें, लिखने से पहले जरा सारा अप्लाई कर लें ज़हन में। अगर किसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट को multiplied by, if accounting profits are multiplied by, multiplied by tax rate, आप अपनी तरफ 508,000 की फिगर सामने रख लें जरा।
508,000 multiplied by 30%, उसकी बात हो रही है. If accounting profits are multiplied by tax rate, then figure should be equal to बोले, should be equal to tax expense क्या दूं? According to question, what is the amount of tax expense? 146 100 की बात हो रही है, 300 शायद 100 146 100 के बराबर होना चाहिए था, should be. However, this rule is applicable if there is no permanent difference. एक चीज और भी है, वो भी आई नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रही है, लेकिन मैं यहाँ कंप्रिहेंसिवली जरा बात कर दूं. This rule is applicable if there is no permanent differences or effect of rate change. अब ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज क्या होता है ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ हमने इसलिए लिख दिया ताकि जब वो आए तो फिर आपको ये पता चल जाए कि ये जो टैक्स एक्सपेंस का रूल है ये कब तक फॉलो होता है. अगर परमानेंट डिफरेंस ना हो और इफेक्ट ऑफ रेट चेंज हो या ना हो, ये मेरा however पढ़े आगे तरफ. However, this rule is applicable if there is क्या क्या ना हो. अब कोई परमानेंट डिफरेंस भी अगर नहीं है और रेट चेंज का इफेक्ट भी नहीं है तो इंशाल्लाह ये रूल एज इट इज अप्लाई हो जाएगा. लेकिन अगर वो दोनों चीजें हो या कोई एक चीज हो तो फिर ये एज इट इज अप्लाई नहीं होगा, फिर उसकी रिकंसिलिएशन बनानी पड़ती है. किसको किससे मल्टीप्लाई तो करें तो क्या होता है, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई करें जो फिगर आए वो टैक्स एक्सपेंस के बराबर होनी चाहिए. लेकिन अगर परमानेंट डिफरेंस हो या रेट चेंज हो जाए तो फिर ये नहीं होगा, उस केस में फिर रिकंसिलिएशन बनेगी. तो अब ये जो मैंने लिखा ये मैंने नीचे लिखा, इसको मैं जरा पहले अप्लाई करता हूँ. इसका तरीका सुने. हमारे इस क्वेश्चन में डेफिनेटली क्या नहीं है, क्या है, रेट चेंज नहीं है, परमानेंट डिफरेंस है. रेट चेंज का बड़ा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 2022 में रेट और हो, 2023 में रेट और हो जाए, तो ये रेट इंशाल्लाह शायद कल डिस्कस करेंगे. तो अब इसका तरीका ये होता है कि रिकंसिलिएशन अगर आपने बनानी है तो मेरी तरह हेडिंग पढ़े जरा, मैंने जो लिखी है किसको किससे रिकंसाइल करना मैंने. तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ढूंढने फिगर 508,000. देन उसके बाद आपने टैक्स रेट ढूंढ लेना. टैक्स रेट इस सवाल में 30% है, इसको मल्टीप्लाई कर देना. ये आंसर है 152,400 आपके कैलकुलेटर पर. इसका नाम हो गया एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस. एक्सपेक्टेड टैक्स एक्सपेंस का मतलब ये होना चाहिए था हमारे बॉक्स का टोटल. किसकी जगह जरा फिगर बोल दें, 146,100 की जगह 152,400 होना चाहिए था, है नहीं. क्यों नहीं है? देन हेडिंग आ गई इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस. दोबारा करंट टैक्स की वर्किंग में चले जाएं, प्लीज जाएं, परमानेंट डिफरेंसेस के नाम बोलने शुरू करें. एक डिविडेंड इनकम है और एक हमारे क्वेश्चन में फाइन है. इनकी अमाउंट्स बताएं जरा ढूंढ के. लेकिन अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यकीनन डिविडेंड इनकम की अमाउंट 30,000 है, फाइन्स की अमाउंट 9,000 है. लेकिन ये मेरी जो अमाउंट है गौर से जरा देखें, 152,400 में अब मैंने एडजस्ट करना इन्हें. इस 152,400 में 5,08,000 का टैक्स इफेक्ट आ रहा है. ये 152,400 जो है इसमें रेट, ये अमाउंट रेट मल्टीप्लाई होने के बाद आ रही है. मसलन क्या 152,400 के अंदर डिविडेंड इनकम 30,000 है, 30,000 है या 30,000 का टैक्स इफेक्ट है. 5,08,000 ढूंढे ऊपर. 5,08,000 में तो पूरा 30,000 और पूरा 9,000 होगा. लेकिन जब आपने 5,08,000 को रेट से मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर जो 30,000 की फिगर थी वो टैक्स इफेक्ट के बाद अब आ रही है 152,400 में. एंड सिमिलरली 9,000 का जो फाइन है वो भी टैक्स इफेक्ट आ रहा है 152,400 में. अगर आपने 5,08,000 में एडजस्टमेंट करनी है तो पूरा 30,000 लेस होना है, लेस होना है, ऐड होना है, लेस होना, ऐड होना है. इनकम है पहले ऐड हुई होगी, लेस होनी है,
और फाइन्स ने ऐड होना है। लेकिन अभी इस केस में पूरा 30,000 और 9,000 क्यों लेस और ऐड नहीं होना है? क्योंकि जिस फिगर में हमने वर्किंग करनी है उससे पहले रेट मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। तो डरे बगैर कैंडी कैलकुलेटर पे 30,000 लिखें और मल्टीप्लाइड बाय 30%, 1 मिनट करें। 9,000 का नाम बोलने की कोशिश करते हैं। टैक्स इफेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम, दूसरी वर्किंग करें। 9,000 इंटू 30%, आंसर बताएं। आंसर का नाम रखने की कोशिश करें। टैक्स इफेक्ट ऑफ फाइन्स, ऐड और लेस करने की सेंस वही है जो पहले है। इनकम पहले ऐड हुई होगी, उसको मैंने लेस कर दिया, और फाइन पहले लेस होगा, उसने ऐड हो गया। ये मैंने रेट मल्टीप्लाई करके ऐड लेस क्यों किया? क्योंकि हम जिस फिगर में एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस पे पहले टैक्स रेट लग गया हुआ है। काइंडली कैलकुलेटर पकड़ें। 152 400 कैलकुलेटर पे लिखें, माइनस 9,000 करें, प्लस 2,700 करें, आंसर बताएं। 146 100, ये क्या आ गया? बताएं 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 बताएं। ये एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस आ गया। क्या हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को फाइनली रिकंसाइल कर दिया? जब भी कभी हो जाए ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ नहीं बनता, क्योंकि अगली रिकंसिलिएशन फिर बनानी पड़नी है। कोई फरवानियत नहीं, देखा हो गया कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हो वैसे क्या गया जी? ये क्या चीज किससे मैच हुई है? नहीं, फाइनली क्या चीज मैच हुई है? हमारा जो टैक्स एक्सपेंस आ रहा है वो रिकंसाइल हो गया हमारी रिकंसिलिएशन में। मैच क्यों नहीं कर रहा था? पहले परमानेंट डिफरेंसेस का इफेक्ट आ रहा था। अब आप लोग इस तरह करें, मेरा ख्याल है पहले रिकंसिलिएशन बना लें और उसके नीचे फिर एक नोट के तौर पे वो रूल लिख लीजिएगा, वो मैं आपके सामने करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर होगी सारी वर्किंग? ये रेट जो मैंने मल्टीप्लाई किया है टैक्स इफेक्ट्स की बेस पर वर्किंग की है, कैंडी जरा मुझे बता दीजिएगा ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है इसी वक्त एड्रेस हो जाए। तो जो एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हुई होंगी, उनका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए लेस कर दिया। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस अगर हैं तो हमारे प्रॉफिट में से लेस हुए होंगे, उनका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए उन्हें ऐड बैक कर दिया। लेकिन क्योंकि हमने एडजस्टमेंट अब प्रॉफिट में नहीं करनी, टैक्स में करनी है, टैक्स को रिकंसाइल करना, इससे पहले उसका टैक्स इफेक्ट। ठीक है मतलब? जी अगर रिकंसिलिएशन बना लेंगे तो बताइएगा, मैं नीचे फिर ये ऑनलाइन स्टूडेंट पहले इधर। डिविडेंड इनकम को मैंने लेस क्यों किया? तो ऐड लेस प्लीज वही है, इनकम है लेस हो गई है और फाइन्स है ऐड बैक हो गए हैं, इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। लेकिन टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके वर्किंग क्यों की? क्योंकि एक्सपेक्टेड टैक्स से एक्चुअल टैक्स की वर्किंग करनी है। टैक्स रेट मल्टीप्लाई हो गया हुआ है, देयरफॉर अब इसमें पूरी अमाउंट्स नहीं आ रही होंगी, टैक्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। जी नोट कर ली।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया? जी बिलाल सर। जी सर, इसके नीचे एक हेडिंग बना लें, रूल ऑफ टैक्स एक्सपेंस। जी हाँ सब ये अपनी मर्जी से हेडिंग्स ना बनाए, ये स्टैंडर्ड की हेडिंग से हेडिंग यही रखें। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेड टैक्स नहीं है, स्टार्ट हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लिया है। उसमें फिर एक सब हेडिंग है, पहले प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड टैक्स में कन्वर्ट किया है, फिर एक्चुअल टैक्स में। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, वही फाइनली एक्चुअल टैक्स से रिकंसाइल होगा। क्या क्या ना हो तो क्या इंशाल्लाह जरूर होगा। अगर रेट चेंज नहीं हुआ और परमानेंट डिफरेंस नहीं है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस ही आएगा, एक्सपेक्टेड टैक्स ही एक्चुअल टैक्स होगा। जी वेटिंग फॉर मेरी साइड, जब हो जाए तो काइंडली बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली। नोट कर लिए सर? लेकिन इसके फौरन बाद एक हेडिंग लिखें, टैक्स रेट रिकंसिलिएशन। टैक्स रेट रिकंसिलिएशन। ये जो रिकंसिलिएशन आपके सामने मैंने बनाई है, इसको बनाने का एक ऑल्टरनेट वे भी है। क्या हेडिंग लिख रहे हैं? टैक्स रेट रिकंसिलिएशन। मैं एक सेकंड आपके तरफ सामने करना चाह रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखें, आप लोगों ने लिखी हेडिंग टैक्स रेट रिकंसिलिएशन, ब्रैकेट में लिखना इफ रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। टैक्स रेट भी रिकंसाइल हो जाता है, टैक्स रेट रिकंसिलिएशन। अगर एग्जामिनर को टैक्स रेट की रिकंसिलिएशन मांग ले इफ रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, तो बताएगा हमारे इस क्वेश्चन में टैक्स रेट है कितना।
सर जी सवाल में टैक्स रेट क्या है सर, लेकिन एक मिनट जरा कैलकुलेटर पकड़े, दोबारा फर्स्ट पेज पे चले थे। नहीं फर्स्ट पेज अपना, ये जो आंसर है अब काफी दूर हो गया होगा बनते 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 बड़ा दूर निकल गया। अपना टैक्स एक्सपेंस बताएंगे मुझे जरा? हाँ जी 146,100, कैलकुलेटर पे लिखे 146,100। अब आपका प्रॉफिट है कितना और टैक्स कितना है, तो इसे जरा डिवाइडेड बाय करें 508,000। ये क्या करवा रहा हूँ, आपको फॉर्मूला बोलेगा क्या करवा रहा हूँ? टैक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय प्रॉफिट इनटू 100 करें। ये क्या आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है? नहीं ये करवाया मैंने क्या, मैंने करवाया क्या, मैंने करवाया क्या, ये मैंने करवाया क्या है, ये मैंने करवाया क्या, ये मैंने करवाया क्या है? टैक्स रेट, हमें किस रेट से अल्टीमेटली टैक्स देना पड़ा है, हालांकि रेट क्या है। दोबारा कैलकुलेटर पे 0 करें, 5,08,000 लिखें, 5,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% करें और इज इक्वल टू 1,524,100 आ रहा है। ये एक इक्वेशन में हवा में लिख रहा हूँ, अपने ज़हन में बनाया जरा। 508,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% इज इक्वल टू 1,52,400। अगर 5,08,000 प्रॉफिट था तो हमारा टैक्स तो 1,52,400 होना चाहिए था अगर रेट 30% है। लेकिन मैंने क्या किया है, नीचे 5,08,000 एज इट इज है, रेट अब मैं एक्चुअल निकालना चाहता हूँ क्योंकि हमें तो 30% टैक्स नहीं देना पड़ा, इज इक्वल टू 146,100। तो मैंने रेट इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बनाया, रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू रेट इनटू 100, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये फॉर्मूला समझ आया मेरा, एक्चुअल टैक्स डिवाइड बाय एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100। हमारा टैक्स रेट बनता कितना है, देना एक्चुअली लॉ के मुताबिक कितना था, लेकिन हमें 30% नहीं देना पड़ा। हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट 30 की बजाय 28 पॉइंट समथिंग % हो गया। एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है 30%, लेकिन इफेक्टिवली हमें टैक्स 28 पॉइंट समथिंग रेट की बेस पे देना पड़ा है। तो हमारा रेट 30 की बजाय 28 समथिंग क्यों हो गया, उसकी रिकंसिलेशन होने लगी। और वंस अगेन ये परमानेंट डिफरेंस की वजह से, या अगर रेट चेंज होगा तो उसकी वजह से हो रहा है। रिकंसाइल अब करना किस किस को है, एप्लीकेबल टैक्स रेट और एक्चुअल टैक्स रेट। कैसे करना है, वंस अगेन पेशेंस दिखाएं, यही जो किया है इसने यूज हो रहा है। तरीका क्या है, अगर आपने रेट रिकंसाइल करना है, जर्नल स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आइए, 28 पॉइंट समथिंग जो है 28.76, ठीक है, क्या निकाला मैंने। तो अगर रेट रिकंसाइल करना हो तो फिर आप स्टार्ट करेंगे एप्लीकेबल टैक्स रेट से। मत लिखिएगा, इससे पहले सुन ले जरा, सिंपल है बिल्कुल। व्हाट इज एप्लीकेबल टैक्स रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट, जो लॉ के मुताबिक हमारा टैक्स रेट था, ठीक है। देन टैक्स इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस, टैक्स रेट इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। लेकिन इस तरफ आने से पहले एक्चुअल टैक्स रेट हमारा क्या है, एक्चुअल टैक्स रेट हमारा कैलकुलेट कैसा होगा, फिगर बोला 146,100 डिवाइडेड बाय 508 into 100 is equal to 28.76%। तो किसको किससे मैच करना है, 30% को 28.76% से मैच होना। उसका तरीका क्या सुनिएगा गौर से, ये जो रिकंसिलिएशन लेफ्ट साइड में बनी हुई है रुपीस की, यही हेल्पफुल हो जाएगी। आप सबसे पहले बिल्कुल एंड में देखें, जो मैंने एंड में वर्किंग की है, हमने उठाया टैक्स और डिवाइड कर दिया प्रॉफिट, ऐसे ही किया, ऐसे ही किया सर। इसी तरह बाकी सारा काम भी ऐसे ही हो जाना। मसलन नहीं, एक मिनट, मसलन 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 रुक जा, डिविडेंड इनकम
9,000 उठाएंगे, कहां से उठाया मैंने, रुपीज वाली रिकंसिलिएशन से, वही टैक्स इफेक्ट्स देने आपने, और बेस क्या बना देनी है, वही 508। कैलकुलेटर पकड़ना सर। 1.77 का मीनिंग बताएं। ये देना पड़ा एक्स्ट्रा या नहीं देना पड़ा? ये 1.77 नहीं देना पड़ा या देना पड़ा? क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि हमारी डिविडेंड इनकम एग्जाम, इसको माइनस क्यों कर रहा हूं? इनकम के एंगल से, इनकम ना ना इनकम के एंगल से, इनकम से रिलेटेड है, वही सबको सेम रखें। इनकम पहले ऐड हुई होगी, उससे लेस होगा, तो 1.77 की वर्किंग समझ आ गई। इस इनकम पे 1.77% टैक्स नहीं देना पड़ा। दूसरा, फाइन्स की फिगर आप बोलें जी कैसे करूं? फाइन्स की फिगर बोलें कैसे करूं? 2700 डिवाइड बाय 508 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर बताएं। 0.53 लिखूं कैसे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों? हाँ जी, इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, ऐसे ही। अब जरा उधर से रिकंसाइल करें, चेक करें आंसर मैच होता है। 30% लिखें, 30 माइनस 1.77 एंड प्लस 0.53 इज इक्वल टू, आंसर आता है सर? सर जी आता है सर, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सर, सबको समझ आ गई है सर। लिखें, आप डेफिनेटली अब सामने नहीं लिख सकते, आप वहीं लिखें नीचे जाके जहाँ पे हेडिंग लिखी है, लेकिन उसकी वर्किंग जरूर लिखना, ये वर्किंग्स हुई कैसे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने मैच किया। काम कंसंट्रेशन का है, कंसंट्रेशन लैब से अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर कभी टैक्स रेट रिकंसिलिएशन बनानी भी पड़ जाए, तो इवन देन मेरी सजेशन यही होगी कि आप पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन बना लें अमाउंट्स के साथ, और उसी को यूज कर लें टैक्स रेट रिकंसिलिएशन के लिए। डायरेक्टली शायद टैक्स रेट रिकंसिलिएशन को सोचना जरा मुश्किल हो जाएगा। अगर टैक्स रेट रिकंसिलिएशन बनानी भी हो, तो पहले कौन सी बना के सामने रख लें, अमाउंट वाली रिकंसिलिएशन सामने रख लें, उसी से फिर ये वर्किंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखा है, तो वो फिर जैसे जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में जरूरत पड़ा करेगी, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रिवाइज करें, और फिर मुझे अप्लाई भी आपने बाद में करवाना। बहरहाल कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए तो बताइए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पढ़े जरा एक मिनट, पेज 76 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पढ़ें, जहन में लाएं क्या बनाना है। अगर मैं कहूं कि ये एक्सट्रैक्ट्स, आप एक्सट्रैक्ट्स की सारी फिगर्स आप कहीं लिख चुके हैं, तो किसी को पता है कहाँ लिख चुके हैं? वर्किंग नंबर 3 जरा ढूंढें। ये नोट कर लिया सबने? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया? रिक्वायरमेंट
बी के लिए जरा अपनी वर्किंग नंबर 3 में जाएं। कैरिंग अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी आएंगी या टैक्स बेसिस? कैरिंग अमाउंट्स, लेकिन कैरिंग अमाउंट्स इसी तरतीब से आएंगी या तरतीब अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, थोड़ी तरतीब बस बदल जाएगी। ऐसे ही है सर, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी नहीं आ रही, कहीं ढूंढ के बताएं जो आनी है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बल्कि दो कर लें, दो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और करंट टैक्स पेएबल है। करंट टैक्स पेएबल भी आना चाहिए, करंट टैक्स पेएबल आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा, करंट टैक्स पेएबल जो होता है ये हमेशा करंट लायबिलिटी है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में दे देना है। लेकिन ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये करंट है या नॉन करंट है? नहीं, फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट ईयर है या नेक्स्ट ईयर्स में है? तो ये जरा नीचे नोट लिखा होगा इस रिक्वायरमेंट बी के नीचे, करंट टैक्स तो हमेशा आपकी करंट लायबिलिटीज में आना है, करंट टैक्स पेएबल जो है। लेकिन अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसने नॉन करंट लायबिलिटीज में आना है। और अगर कभी डेफर्ड टैक्स एसेट हो तो वो नॉन करंट एसेट्स में आना है। मिल गए दो सेंटेंसेस? अच्छा, एक और सवाल सुने गौर से जरा, यहां तक ये क्लियर हो गया? ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है और लॉन्ग टर्म पेएबल्स हैं, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट है। अपने डेफर्ड टैक्स का जो भी आपको नॉलेज इस वक्त है वो जरा ज़हन में लाएं। बताएं क्या किसी एक बैलेंस शीट डेट पे, किसी एक बैलेंस शीट डेट पे ये हो सकता है कि एसेट भी आ रहा है और लायबिलिटी भी आ रही है? नहीं, क्या ये हो सकता है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस भी आ रहे हैं और डिडक्टेबल भी आ रहे हैं? तो सर जी हो सकता है सर, ये तो हो सकता है, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, उनको नेट ऑफ कर लेंगे। नेट करके या टैक्सेबल रह जाएंगे या डिडक्टेबल रह जाएंगे, और रेट करके या एसेट आएगा या लायबिलिटी आएगी। इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट लायबिलिटी और एसेट दोनों नहीं आएंगे, या सिर्फ क्या आ रहा होगा और या सिर्फ क्या आ रहा होगा, या नेट ऑफ करके लायबिलिटी आ रही होगी नॉन करंट लायबिलिटीज में, या नेट ऑफ करके नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा हो। लेकिन क्या ये हो सकता है, हिम्मत कीजिएगा जरा, कि पिछले साल एसेट आ रहा हो डेफर्ड टैक्स एसेट? और इस साल नेट ऑफ करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है, दो डिफरेंट ईयर्स में ये पॉसिबल, और ये भी डिफरेंस ज्यादा हो, और इस साल के एंड पे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ज्यादा हो जाए। तो ये तो हो सकता है कि पिछले साल और हो, इस साल और हो, लेकिन किसी एक साल के एंड पे एसेट और लायबिलिटी हो सकता है बन रहे हैं, लेकिन आप पहले से नेट ऑफ कर रहे होंगे और नेट करके या एसेट रह गया होगा या लायबिलिटी रह गई होगी। मेरी बात मेरे अलावा लगता है किसी को नहीं पता चला है, तो मेरी तो खैर है, लेकिन आई होप कि सबको पता चला है। लेकिन ये तभी आपको सही पता चलेगा अगर आज का दिन आप जरा सही तरह से कुछ रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे दिन बीच में पेंडिंग गुजर गए। तो आज मैं कोई नया काम नहीं दे रहा, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हुए हैं, एक 2 भी हुआ है शाकिर, बल्कि शाकिर में काम एक्स्ट्रा रखने साहब, शाकिर की एक रिकंसिलिएशन आपने बनानी है, रिक्वायर्ड नहीं है, पेज नंबर 75 देखें जरा। शाकिर वाले सवाल में आपने एक रिकंसिलिएशन बनाने की कोशिश करनी है। पता है किस चीज की रिकंसिलिएशन? नहीं, अगर मैं ना कहूं तो टैक्स रेट नहीं, टैक्स रेट नहीं, ये जो लेफ्ट रिकंसिलिएशन है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को जरा टैक्स एक्सपेंस से मैच करना। क्या ये मैच हो जाएगा? हो जाएगा अगर क्वेश्चन में कोई परमानेंट डिफरेंस ना हुआ। तो इस क्वेश्चन को जरा आपने दोबारा रिवाइज करना है शाकिर, और अगर कोई परमानेंट डिफरेंस है तो उसको जरा सोच के रिकंसिलिएशन बनानी है, ठीक है? तो जरा रिवाइज करेंगे तभी पता चलेगा। बाकी बार मुझे कल याद करवाइएगा, फिर मैं इसकी रिकंसिलिएशन बना भी दूंगा। क्वेश्चन तीनों में से रिवाइज करने हैं, कौन कौन सा? 1, 2, 3, लेकिन 2 में एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, ऑल्सो प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट विद टैक्स एक्सपेंस। याद रहेगा? लगाएं प्लीज, घंटा डेढ़ लगाएं और जाके, डोंट वेस्ट टाइम। जर्नलिस्ट ओके प्लीज। और अकाउंटेंट की यही खुशी है, ये रिकंसाइल हो गया, वो रिकंसाइल हो गया, बैलेंस शीट मैच हो गई, तो ये खुशियां जब तक आप घर जाके एंजॉय नहीं करेंगे, ये मिलजुल के खुशी फायदा नहीं होती। ये जब अपनी खुशी इंसान को आती है तभी मजा आता है। तो अल्लाह करे हम इस मजे से महरूम ना रह जाए। अल्लाह हाफिज। टाइम वैसे ठीक ठाक है, लेकिन और अगर आप घर जाके ये काम कर लेंगे तो शायद आज का दिन वेस्ट नहीं।